नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज का सफ़र मेरे उड़ीसा का है और वो भी साल 1980 में। तो चलिए मेरे साथ में इस कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, वो साल था 1980 का था। ये जो कहानी बता रहे हैं ना, उनका नाम है संतोष। लेकिन उनकी ये कहानी नहीं है। कहानी उनके एक रिश्तेदार की है जिनका नाम था सूरज। और सूरज 1980 में लगभग 24-25 साल तक के। तो चलिए सूरज के ही पॉइंट व्यू से इस कहानी को आनंद लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं उड़ीसा में रहता हूँ। साल था 1980 का अब वक्त था। और मैं उस टाइम पढ़ाई करता था। जब मेरी उम्र लगभग 15-16 साल हुई ना, तो रात के टाइम जब मैं सोता था तो महीना, 2 महीना, 3 महीना के बीच में मुझे एक बड़ा खूबसूरत सपना दिखाई देता था। मैं देखता था कि मैं जवान हो गया हूँ और मेरी शादी हो रही है। मैं शादी के मंडप में हूँ। मेरी जो दुल्हन है ना, वो मेरे सामने बैठी हुई है, घूंघट काढ़ी हुई। लेकिन मैं अपने आप को जवान अब समझ नहीं रहा था। मैं तो जिस उम्र में था, मैं उसी उम्र को समझ रहा था। हाँ, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अरे मैं इतना बड़ा कैसे हो गया। ये जो मेरी दुल्हन है, मैंने तो आज तक इसका चेहरा नहीं देखा, तो शादी मेरी किससे हो रही है। अचानक नींद खुल जाती थी। बड़ा ही अनूठा सपना था मेरे जीवन का वो। इसके बाद मैं उस सपने के चक्कर में अब जागता रहता था। कड़ियाँ बटोरने का, समझने का कोशिश करता था कि आखिर ये बात क्या है। चलो, एक रात सपना आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन वही सपना हर 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, और वही सब चीज़ मुझे बार बार नजर आने लगा। तब मैं अपने माँ से कहा, माँ एक बात बताऊं तुम्हें। माँ हंस के बोली कि हाँ बेटा बोल, क्या बोलना चाहता है। और तब मैंने अपना सपना का रहस्य बताया कि माँ, मुझे सपना रात में ऐसा दिखाई देता है। माँ हंस के बोलने लगी मजाक में, अरे बेटा, वो जो लड़की है ना, अब मुझे लगता है कि तेरी वो पिछली जन्म की कोई है रिश्तेदार। वो तेरी शायद शादी उसी से हुई। ये बात उसने मजाक में बोला था। अब मैं भी मजाक में लिया था कि क्या माँ, कैसी बात कर रही हो। ये कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता है। हम इस जन्म में जी रहे हैं ना, तो इसी को देखेंगे। मैं एक तरह से माँ को मजाक में लिया था और माँ भी मुझे मजाक में ही सारी बात बोली थी। खैर, वो बात उस दिन ख़त्म हो गया था। लेकिन जब सपना कंटिन्यू आने लगा, तब मैं माँ से कहा कि माँ, ये बात कुछ अलग है माँ। ये वही सपना मुझे बार बार रिपीट क्यों होता है। मैं देखता हूँ कि मैं जवान हो चुका हूँ और मेरे सामने मेरी दुल्हन बैठी हुई है, लेकिन वहाँ पर आसपास में कोई नहीं है, घूंघट काढ़ी हुई है। हाँ, मैं अब मन में सोचता हूँ कि आखिर मैं किसके साथ में शादी कर रहा हूँ। अब मैं इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया। ये बात मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही माँ। माँ थोड़ा चिंता में पड़ी और कहने लगी, तू टेंशन मत लिया कर, अपना पढ़ाई में ध्यान दिया कर। ये 15-16 साल की जब उम्र थी ना, तब की बात बता रहा हूँ मैं। माँ मेरी बात को अब एक तरह से सीरियस लिया। अब फिर वो अपने जानने वाले लोगों से जो तंत्र मंत्र का काम करते थे और उनसे जाके मिली। मेरे लिए कुछ तंत्र मंत्र करवाया और कुछ अब ऐसा यंत्र भी ला करके मेरे गले में पहना दिया कि बेटा अब तेरे को सपना नहीं आएगा। वाकई में वो सब करने के बाद वो सपना से मुझे मुक्ति मिल गई थी। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और इसके बाद यंत्र कौन रखता है जी। यंत्र का भी एक समय सीमा होता है और वो भी ख़त्म हो चुका था, एक्सपायरी डेट। अब मैं बड़ा हो गया, जवान हो गया, कॉलेज में जा रहा था और अपना पढ़ाई जारी रखा हुआ था। मुझे अब एक तरह से मैं कहूँ ना कि मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में था और मैं जल्दी जल्दी ये सब काम कर रहा था। पढ़ाई लिखाई के आगे मैं और किसी काम का महत्व नहीं दे रहा था। आखिरकार मैं पास आउट हुआ और तब मेरे मन को चैन पड़ा। अब मैं घर में रह करके अपनी नौकरी की तैयारी करने लगा। मुझे रेलवे में काम करना था, मुझे रेलवे में जाना था, मुझे ये सपना था। उन दिनों की बात है जब मैं तैयारी कर रहा था, रात को जागता था,
पढ़ाई करता था। अतः मैं अब जवान हो चुका था, आप समझ सकते हैं। अब मैं अपने छत वाले कमरे पर, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, रात को करीब 1 बजे तक, कभी 2 बजे तक जाग करके पढ़ाई करता था, ताकि मैं परीक्षा दे सकूं, रेलवे में आ सकूं। मेरा ये सपना था, मैं पूरा करना चाहता था। कुछ हफ्ता तो मेरी पढ़ाई ठीक चली। एक रात जब मैं अपनी किताब निकालने लगा ना, किताब निकालते ही उसमें से एक पन्ना मुझे नजर आया। और वो पन्ना मेरे किताब में कैसे आया, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब उस पन्ना को मैं खोला ना, तो संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मुझे संस्कृत भाषा आता था, और जब मैंने वो लफ्ज पढ़े ना, तो मैं एकदम हैरान हो गया था। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ में मजाक कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे गांव में बहुत कम लोग संस्कृत जानते थे। एक आध जो थे, मेरे सहपाठी वगैरह थे, वो संस्कृत की पढ़ाई किए थे। मुझे लगा कि शायद उन्हीं का सब किया धरा होगा। ये ऐसा सब कुछ लिखकर मेरे किताब में आप डाल के चले गए होंगे। मैं उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, और जो उसमें लिखा हुआ था ना, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था कि देखिए, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। हाँ, मेरे पास में अपना कोई शरीर नहीं है। अब मैं कहूँ ना कि एक आत्मा हूँ, इधर से उधर भटक रही हूँ। मुझे कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। मुझे आपका घर बड़ा अब साफ सुथरा दिखाई दिया। अगर आप परमिशन देंगे तो मैं आपके घर में रह सकती हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी, ना आपके परिवार वालों को। मेरी वजह से आप लोगों को कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। हाँ, जब मैं इस घर में आ जाऊंगी ना, तो आपका किस्मत बदलने लगेगा। मैं ये पक्का वादा करती हूँ। ये चिट्ठी संस्कृत में पूरी तरह से लिखी हुई थी, और इस चिट्ठी को पढ़ करके मैं एक बार तो जरूर चौंक गया था कि ये मेरे दोस्तों का किया धरा मजाक है। संस्कृत उन्हीं को आती है, और इसके अलावा किसी को तो आती नहीं। खैर, मैंने मजाक में ले लिया था, बात खत्म हो गई। चिट्ठी को कहीं रख दिया था, पढ़ाई में अपना लग गया। जब दूसरा किताब निकाला ना, सेम चिट्ठी फिर उसमें वही निकलती है, और सब कुछ वही जो पहली चिट्ठी में लिखा हुआ था। मुझे लगा कि आज तो सारी किताब में निकलेगी। मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ में मजाक किया। जो मेरे घर पर आते जाते रहते थे, मैं भी उनके घर पर आता जाता रहता था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं संस्कृत में चिट्ठी लिख करके उनके घर के किताबों में भी रख सकता था। मुझे तो यही लगा, जौन सा किताब को मैं निकालूं, सब में वही अब इबारत लिखी हुई मिलती थी संस्कृत की। मैं पक्का, मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे साथ मजाक मेरे दोस्त ने किया। सारी चिट्ठी को निकाल करके तह बना करके मैं रख दिया था सुरक्षित जगह पर, कि कभी मौका मिलेगा अब फिर ये चिट्ठी अपने दोस्तों के किताब में पहुंचाऊंगा, और तब मैं उनका देखता हूँ क्या उनका हाल होता है। खैर, उस दिन की पढ़ाई खत्म हो गई। इसके बाद अगले दिन जब मैं सब कोई सो गया, तब मैं अपने कमरे में आ गया था। जैसे ही किताब खोलता हूँ, तो वही चिट्ठी मेरे किताब में दिखाई दे रही है, पहले ही पेज पर। सब कुछ वही चीज़ जो उन चिट्ठियों में लिखा हुआ था। मैं सोचा कि आज तो मेरे कोई दोस्त आए नहीं, तो ये चिट्ठी आई कहाँ से। और उन चिट्ठियों को मैं अलग कहीं संभाल कर रखा हुआ था। वो आसानी से चिट्ठियाँ किसी के हाथ नहीं लगने वाली थी। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया कि बात क्या है भाई, ये क्यों हो क्या रहा है। आज तो कोई दोस्त मेरे घर में आए नहीं, ना मैं किसी के घर में गया। दूसरा किताब निकाला, जैसे निकालता हूँ तो उसमें भी चिट्ठी वही नजर आ रही है। सब कुछ जो इबारत अब लिखी हुई थी संस्कृत में, सब का जैसे लग रहा था कॉपी किया हुआ है। तीसरा, चौथा, पांचवा किताब निकाला, सब में एक एक चिट्ठी मुझे मिल गई। अभी भी मैं अब सीरियस नहीं हो रहा था, मैं मजाक के मूड में था। मैं कहने लगा, ये अब किसकी चाल हो सकती है। आज तो मेरे घर पे कोई दोस्त भी नहीं आया, तो ये कैसे हो सकता है। मैंने सोचा छोड़ो, कोई कर गया होगा, बेध्यानी में रहा होगा, जरूर मेरा दोस्त यहाँ तक पहुँच गए होंगे। जब हम आंगन में बैठे हुए थे और मौका पा कर के आ गए होंगे, मुझे डराना चाहते और कुछ नहीं, मेरे मन में यही सब चल रहा था। खैर, उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल रहा, कोई विशेष बात नहीं हुई। एक दिन बीच डला। इसके बाद अगले दिन
जब मैं रात को फिर किताब खोलता हूँ तो वही चिट्ठी मुझे मिलती है। सब कुछ कॉपी किया हुआ जैसे लग रहा था। इतनी सुंदर लिखावट थी संस्कृत की भाषा। अब मैं वो लिखावट अब समझने की कोशिश कर रहा था कि ये मजाक है तो ये लिखावट किसकी है। मेरे जो सहपाठी थे ना, इतनी सुंदर लिखावट हो ही नहीं सकती थी। हमें वाकई में उन चिट्ठियों को लेकर के अचरज में पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ तो सो गई थी, परिवार के लोग सो गए थे। मैं सोचा कि चलो कल ही अपने परिवार वालों से बात करूंगा, इन चिट्ठियों को दिखाऊंगा। आखिरकार सुबह में सबसे पहला काम यही किया। मैं उन चिट्ठियों को लेकर के और अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ संस्कृत भाषा तो नहीं जानती थी, लेकिन मैं पढ़ के सुना सकता था। आखिरकार मैं जब माँ के पास पहुंचा, काम में व्यस्त थी, किचन में थी, और तब मैंने माँ को टोका, माँ जरा 1 मिनट देना। माँ हंसते हुए बोली, क्या है बेटा? मैंने बोला, माँ मेरे किताबों में कुछ चिट्ठियाँ मिल रही है। अरे आज नहीं, एक दिन पहले और उससे भी एक दिन पहले सारी चिट्ठियाँ मैं संभाल कर रखा हूँ। ये चिट्ठी माँ संस्कृत में लिखी हुई है। माँ हैरानी से देखने लगी। मैं जो पेज लिए हुए था जिस पर सब कुछ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, माँ कहने लगी, कहाँ लिखा है बेटा, मुझे दिखा। थोड़ा बहुत संस्कृत मुझे भी आती। और तब मुझे माँ पर अचरज हुआ। माँ ने कभी बताया भी नहीं था कि उनको संस्कृत आता है। मैं वो जो चिट्ठी थी माँ को पकड़ा दिया। माँ उस चिट्ठी को उलट पुलट के देख रही है। कह रही, बेटा ये कोरा कागज क्यों दे रहा है, वो चिट्ठी कहाँ है? मैं आश्चर्य में डूब गया कि माँ तेरे हाथों में वही तो चिट्ठी है, देखो उसमें साफ साफ मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? माँ अब एक तरह से कहो ना, बहुत ध्यान से उस चिट्ठी को देखने लगी। अब नज़र कुछ भी नहीं आ रहा माँ को। माँ जलाती हुई कहने लगी, अरे बेटा क्या सो मजाक करने आ गया, अरे ये तो सादा कागज है, कहाँ कुछ लिखा हुआ है। वाकई में वो पल मेरे लिए चौंकाने वाला था। आज सही मायने में मेरे बदन में सिहरन सी उठ गई थी। ये कैसे हो रहा भाई, जब मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि वो वही चिट्ठी है और सब कुछ संस्कृत भाषा में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा, लेकिन माँ को नज़र नहीं आ रहा। मैं माँ को कहने लगा कि माँ आप चश्मा पहनो। माँ मुस्कुरा के कहने लगी कि बेटा मेरी आंखें बिल्कुल सही है, मैं सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन तुम मुझे अब मेरे साथ में कोई मजाक कर रहा है। अरे बेटा असली चिट्ठी दिखा, ये तो कोरा कागज है। वाकई में मैं समझ नहीं पाया। अब फिर मैं दौड़ता हुआ अपना स्टडी रूम में पहुंचा और जितनी चिट्ठियाँ मैंने तय करके रखा था और सब लेके आ चुका। माँ के आगे पकड़ा दी कि माँ ये देखो, इतनी सारी चिट्ठियाँ मेरी किताब के अंदर मिल रही है, क्या है इसका मतलब? माँ एक एक चिट्ठी देखती जा रही है, कह रही कि बेटा ये सब क्या हो रहा है, तू कह रहा चिट्ठियाँ है और इसमें कोई कुछ शब्द लिखे हुए नहीं है। अब मैं तो बहुत हैरान हो गया था। मुझे उन सब चिट्ठियों में लिखा हुआ इबारत नज़र आ रहा था संस्कृत में, जो मैंने आपको बताया था, लेकिन माँ को नज़र नहीं आता। और तब मेरी एक कजन सिस्टर थी, उस टाइम में आ गई थी, और तब मैंने उसको बुलाया कि सुनो सुनो, अब जरा देखना इसमें क्या लिखा हुआ है। कजन सिस्टर भी देख कर हैरान हो गई और कहने लगी, क्या भैया क्या मजाक कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं लिखा, ये तो सादा पेपर है, सादा कागज है, ये सारा का सारा एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरी हैरानी पड़ गई थी। हाँ मैं कुछ समझ नहीं पाया, और ना मैं माँ को समझा पाया ना अपनी बहन को। सीधा वो चिट्ठियों का पुलिंदा लेकर के मैं अपने स्टडी रूम में आ गया था। मेरे आंखों के सामने लेटर पड़ा हुआ था और सब मैं देख रहा हूँ कि सब भरा हुआ है, लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो एक आत्मा अब एक परमिशन मांग रही है मेरे घर में रहने के लिए। सब कुछ मैं पढ़ रहा हूँ बार बार। जब कुछ समझ में नहीं आया ना, सब चिट्ठियों को रख दिया। हाँ मैं चिंता में डूब गया। माँ को शायद कुछ शक हो गया था और तभी वो ऊपर वाले कमरे में स्टडी रूम में आ गई। हाँ कहने लगी, बेटा बात क्या है, चक्कर क्या है, तू मुझसे झूठ मत बोल, सच बता बात क्या है। हाँ तब मैं अपनी जो सच्चाई थी ना बताया कि माँ वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, ना कजन सिस्टर को दिखाई दे रहा, तो मैं चिंता में डूबूंगा ही नहीं। माँ कहने लगी, बेटा कुछ मामला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इन चिट्ठियों के तू ये काम कर, बाहर जाएगा ना तो बाहर कहीं नदी नाले में फेंक के आ जाना, घर में मत रख इनको।
माँ भी थोड़ा शक सुभाग कर गई थी कि मामला कुछ और है। आखिरकार उन चिट्ठियों को मैं अब नदी में जाकर डाला है था। मेरे मन से बोझ उतर गया था कि चलो मैं अब डाल दिया, अब कोई विशेष बात नहीं होगी। जैसा माँ ने बताया था वैसे मैंने कर लिया था। रात हुई, खाना खा करके मैं अब ऊपर वाले रूम में आ गया था। और जैसे ही किताब खोलता हूँ ना, फिर एक चिट्ठी निकलती है। अब इसके बाद जितनी किताब मैं खोलता हूँ सब में वही चिट्ठी दोबारा से नजर आती है। मैं अब एक तरह से वहाँ बैठ नहीं पाता। ऊपर से ही माँ को आवाज़ लगाता हूँ कि माँ जरा जल्दी ऊपर आ जाओ। माँ नींद में थी, लेकिन जब मेरी आवाज़ सुनी ना तो दौड़ती हुई आ गई। हाँ बेटी सूरज, बात क्या है? बात क्या है? कोई भयानक सपना देखा? मैंने बोला नहीं माँ, सपना तो नहीं देखा, लेकिन वो चिट्ठियाँ जरूर देख रहा हूँ, फिर मेरी किताब में निकल रही है। क्या रहस्य है, क्या मतलब है माँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कौन है ये लड़की जो मेरे घर में आने के लिए अभी इच्छुक है? ऐसा कौन सा मेरा घर है जो मैं अब उसको किराए पर दूं? मैं अपनी माँ से ऐसे ही परेशानी वाली बात कर रहा था। वो लड़की मेरे घर को क्यों चुनी है? अब इतना सारा घर है, कहीं भी जाकर रख सकती है, अब मेरा ही घर क्यों? मैं माँ से सवाल पर सवाल पूछ रहा था, लेकिन माँ के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। माँ कहने लगी कि बेटा शांत हो जा, हम सुबह में बात करेंगे। पढ़ाई से मन उचट चुका था और कहो ना, डर नहीं लग रहा था, गुस्सा लग रहा था। मेरी पढ़ाई बर्बाद हो रही थी। ये क्या हो सकती है? भूत प्रेत के बारे में मैं जरूर अब जानता था, सुना भी था, कई किस्से मेरे दिमाग में भी थे, लेकिन ये भूत प्रेत होता तो चिट्ठी लिख के थोड़ी भूत प्रेत आता है। चिट्ठी लिख करके भूत प्रेत कभी नहीं आता। वो तो डायरेक्ट अब एक तरह से हमला कर देता है, जैसे मैं जानता था। लेकिन ये लड़की है कौन? सही मायने में मैं बिल्कुल अब उसी के बारे में सोच रहा था। माँ तो समझा बुझा करके चली गई और वो कह रही थी कि सूरज चल नीचे ही सो जाना अगर तुझे डर लग रहा है तो। मैं कहने लगा माँ मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे गुस्सा लग रहा है, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। अब एक तरह से मेरी रातें खराब हो रही है। माँ चली गई समझाने बुझाने के बाद मैं भी कई पल तक कुर्सी पर बैठा रहा। मैं उन चिट्ठियों के बारे में सोच रहा था कि आखिर ये आत्मा लड़की कौन है? इसने मेरा ही घर क्यों चुना है? अब इस संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, कहीं भी जा सकती है। मैं अब कुर्सी पर बैठे और सोच रहा था कि ये लड़की तो जो भी है मेरी पढ़ाई को नुकसान पहुंचा रही है। मैं उसे अब बातचीत करना चाहता था, लेकिन वो दिखाई दे तब ना, किससे बात करूं? हवा में बात करूं? डर मुझे नहीं लग रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। उस टाइम में मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी। अब मेरा सपना तो रेलवे में काम करने का था। कहीं मेरा सपना अधूरा न रह जाए इस लड़की के चक्कर में। आखिर ये है क्या भला? मैं बहुत देर तक मन में विचार करता रहा कि मुझे उससे बात करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे करूं? कोई माध्यम मुझे मिल नहीं रहा था। आखिरकार मैंने एक माध्यम को अब ढूंढ लिया। जो चिट्ठी मेरे पास पड़ी थी ना, उन्हीं चिट्ठी को पलट करके अब मैं संस्कृत भाषा में उसका जवाब लिखने लगा कि देखो, इस घर में अब तुम्हारा मैं स्वागत नहीं कर सकता। मैं अभी पढ़ाई में व्यस्त हूँ, मुझे नौकरी पाना है, रेलवे में जाना है। अब मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता है कि आप मेरे घर में आओ और हमें डिस्टर्ब करो, हमारा परिवार को डिस्टर्ब करो। अब मैं वो चिट्ठी जो था अब अपनी किताब में रख करके अब मैं कहूँ ना तो मुझे बड़ा हल्का मन लग रहा था। इसके बाद मैं सो चुका था। सुबह जब माँ की आवाज़ आई, माँ नीचे से आवाज़ लगा रही थी कि सूरज उठ जा बेटा, उठ जा, सुबह हो गई है। तब मेरी आँख खुलती है। सबसे पहले मैं उन किताब के पास जाता हूँ, किताब का पन्ना खोलता हूँ और उस चिट्ठी को निकालता हूँ। चिट्ठी जैसे निकालता हूँ ना, तब चिट्ठी का अब जिस पर मैंने जवाब लिखा था, अब उस जगह पर एक पेज मुझे और मिलता है, संस्कृत में लिखा हुआ। और वो जो पेज मैंने पढ़ा ना, वो लड़की कहने लगी कि देखिए, मुझे आपसे सहानुभूति है। हाँ, मैं तो आपकी खुद मदद करना चाहती हूँ। आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं ना, तो मैं वो जॉब को पाने में मदद कर सकती हूँ। हाँ देखिए, मेरे वजह से आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, ना मैं किसी को परेशान करूँगी। हाँ, मैं जब आपके घर में आ जाऊँगी ना, तो आपके घर का रौनक भी बढ़ जाएगा।
और आप लोग तरक्की करते जाओगे। मैं आपका नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकती। तो कृपया करके अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्यों मदद मांग रही हूँ। आप मुझे अब इस घर में शरण दीजिए, मुझे रहने का इजाज़त दीजिए। आखिरकार उस लड़की की बात मैं पढ़ा ना, मैं सोच में पड़ गया कि अगर ये भूत प्रेत होती ना तो ऐसी चिट्ठी पत्री पर हमारा सवाल जवाब नहीं होता। वो तो सीधा हमारे घर में आती और जो करना होता एक पल में करती और ये जा वो जा। मैंने ऐसे कैसे बहुत सारे किस्से सुने हुए थे, आस पड़ोस में मेरे साथ बगल में घटे हुए थे, और जो एकाध किस्सा मैं खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन ये जो हमारे साथ हो रहा था ना, ये अजब था, गजब था। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं, अब उसका जवाब मैं क्या दूं। इसके बाद मैं कोई जवाब नहीं दिया। अब अपने काम में लग चुका था, पढ़ाई लिखाई जो भी करना था। और शाम को जब मैं फिर स्टडी रूम में आया, जैसे किताब खोलता हूँ, अब वैसे ही एक पेज और निकलता है संस्कृत भाषा में कि आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं क्या समझूं कि मैं इस घर में आ जाऊं। हाँ, मैं कहूँ ना कि मैं अब थोड़ा परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर भूत प्रेत नहीं है तो है क्या भला। अरे मेरे साथ में कौन सा गेम खेल रही है। अगर होती तो मेरे सामने नजर आती। और तब मैंने गुस्से में अब उसका जवाब लिखा कि जो तुम भी हो, जैसी हो, जब तक मेरे सामने नहीं आओगी मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। हाँ, तुम सामने आओ, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। और जो तुम कहोगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर हाँ कहूँगा। लेकिन इस चिट्ठी पत्री का खेल बंद करो, मेरे सामने आओ, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। और इसके बाद मैं उस जो भी जवाब था किताब में रख करके अब फिर मैं अपने पढ़ाई में लग चुका था। अब इसके बाद मुझे नींद आई और मैं सो चुका था। सुबह मैं अपने आप जग गया था, माँ को आवाज़ देना भी नहीं पड़ा था। सबसे पहले मैं अपनी किताब देखता हूँ तो वहाँ पर मैं जवाब ढूंढता हूँ। जवाब आ चुका है। संस्कृत भाषा में अब लिखा हुआ है कि ठीक है, आज की रात हम आपसे मिलेंगे, आमने सामने बात होगी, लेकिन आप मुझे देख करके डर तो नहीं जाओगे। इतना तो हिम्मत होगा आप में। मैं जानती हूँ कि आप हिम्मती हो और आप मुझे डरोगे नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सामने बैठोगे, हम आपस में बातचीत करेंगे। चलिए फिर रात को मिलते हैं। जब मैं चिट्ठी पढ़ा ना तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। ये सब बात मैं अपनी माँ को बता नहीं रहा था, सब कुछ अपने दिल में रखा हुआ था। अब सुबह हो चुकी थी और दिनचर्या के काम में अपना जुट चुका था। अब दिन भर जो भी काम था अपना छोटा मोटा किया, पढ़ाई लिखाई। इसके बाद मैं अब पढ़ा, एक तरह से कहूँ ना कि मैं ज़्यादा ही मतवाला था। उस लड़की का जवाब मुझे मिल चुका था। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर अब लड़की ने लिखा है चिट्ठी तो ज़रूर आके मिलेगी। मुझे एक बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था कि क्या मुझे उस लड़की से मिलना चाहिए, आमने सामने बैठना चाहिए, कहीं वो मेरे साथ में कुछ खेल कर दिया तो। अब अंदर से मन थोड़ा डरा भी रहा था। हाँ, तभी अब जो बड़ा सा मन था वो कह रहा था कि अरे सूरज, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर वो लड़की कुछ करना चाहती तो तुम्हें चिट्ठी पत्री नहीं लिखती, डायरेक्ट तुम्हारे पास में आती, तुम पर हमला करती और तुम्हारा काम तमाम करके चली जाती। अरे डरो मत, मेरा जो मन था मुझे समझा रहा था। आखिरकार मैं मन ही मन तैयार हो चुका था। शरीर में अब कहूँ ना एक विचित्र स्थिति हो गई थी। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। रात होने का इंतज़ार करने लगा। खाना खा रहा था, मेरा ध्यान अब उसी में लगा था। माँ ठोक रही थी, अरे आज तेरा ध्यान कहाँ है सूरज, खाना सही ढंग से क्यों नहीं खा रहा। तब मैं झेप गया और फिर मैं खाना को ख़त्म किया। आखिरकार 10 बज चुका था, अपने स्टडी रूम में आ चुका था। इसके बाद पढ़ाई में ध्यान देने लगा, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई से उचट रहा था। बार बार घड़ी को देख रहा था और टाइम बढ़ता जा रहा था। 10:30 हो चुका, 11:15 हो चुका, लेकिन उस आत्मा लड़की ने कहा था कि रात को मिलेंगे, क्या अभी रात नहीं हुई। मैं इंतज़ार करता रहा। पढ़ाई तो बस आज बहाना ही था। आखिरकार 11 बज चुका था। उस लड़की का अता पता नहीं था। मुझे लगा कि वो लड़की शायद मेरे साथ मजाक कर रही है, कोई खेल खेल रही है।
आए कि नहीं। नींद भी लग रही थी तो मैं अपना किताब बंद करके अब फिर अपने बिस्तर पर आ लेटा था। कुछ ही देर के बाद मुझे नींद सताने लगी। हाँ, मैं कहूँ ना कि मैं जल्दी ही गहरी नींद में आ जाता था। जैसे ही मैं गहरी नींद में गया ना तो मैं अब ड्रीम में आ चुका था। सपना देख रहा। मैं देख रहा हूँ कि अपने स्टडी रूम में हूँ। हाँ, मेरी जो कुर्सी है ना उस पर एक लड़की बैठी हुई है, लंबे लंबे बाल, सफ़ेद चमकीले कपड़े पहने हुए। हाँ, उसके शरीर से खुशबू सी उठ रही है। हाँ, मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ। मैं जब देखता हूँ सपने में, हाँ, मन ही मन अब एक तरह से रोमांच अब मुझे महसूस होने लगता है कि अरे वो लड़की आ गई, लेकिन मैं तो नींद में हूँ। मैं अपने आप को नींद में देखता हूँ कि मैं सपने में हूँ और लड़की बैठी हुई है। अब मैं क्या करूँ? उठने का कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है कि मेरा पलंग मुझे जकड़ रखा है। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, लड़की है ना, वो मेरी किताबों को पढ़ रही है, ध्यान से पन्ने पलट रही है, लेकिन उसका जो चेहरा है ना मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तभी वो पेन से कुछ सादा कागज़ पर लिखने लगी। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। अचानक मेरी नींद खुल जाती है। हाँ, जैसे ही नींद खुलती है ना तो मैं अब उस जगह को देखता हूँ जहाँ लड़की बैठी हुई थी, मेरी कुर्सी पर, लेकिन वो कुर्सी खाली है। मैं उठ जाता हूँ। आज जब मैं अपने टेबल पर बैठता हूँ, टेबल पर आता हूँ और जो देखता हूँ मेरी कॉपी में आप लिखा हुआ है कि मैं आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे आसपास में हूँ, तुम मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। बड़ा रोमांच, एक तरह से कहूँ ना कि शरीर में मेरा झुरझुरी लेना शुरू कर दिया था। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और मेरा तो अब मुंह जो था ना जवान जैसे तलवे में चिपक रहा था। प्यास लग रही थी, पानी पड़ा था, मैं पानी पी रहा था। पानी पिए जा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि मेरा प्यास बुझ नहीं रही है। आखिरकार गिलास का पानी खत्म हो चुका है, लेकिन मैं अब एक तरह से बेचैन हूँ। इधर उधर देख रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ तो रात का 12:30 बज रहा है। तब ना जाने मेरे मन में क्या आता है। मैं डरता नहीं हूँ, मुझे तो एक रोमांच महसूस होता है उस टाइम में। तब मैं उस लड़की से कहता हूँ, हवा में, लड़की दिखाई नहीं पड़ रही है, हवा में कहता हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम मेरे सामने आकर के बैठ के बातें कर सकती हो। इसके बाद मैं 2 मिनट के लिए, अब 2 मिनट नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, सेकंडों के लिए पलक झपकाता हूँ। जैसे ही पलक झपकाता हूँ ना वो लड़की मेरी पलंग पर बैठी हुई है। हाँ, मैं अपने स्टडी वाले चेयर पर बैठा हुआ हूँ। जैसे ही निगाह आपस में मिलती है, ये लड़की को इतनी जो खूबसूरत थी ना, मैं तो अब देख करके हैरान हो गया था। अब उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, 20-22 साल का उम्र जितना मेरा था उतना ही लग रहा था। अब होठ उसके लरज रहे थे, आंखें फड़फड़ा रही थी, होठ ऐसे बोल रहे थे जैसे बात करने वाली हो। मैं जब देखा ना तो देखता ही रह गया था। इतनी सुंदर लड़की, खास करके मेरे कमरे में, वो भी अकेले, ये कैसे संभव हो सकता है? मेरी तो मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी उस वक्त में। आखिरकार लड़की ही बोली कि जी मैं आ चुकी हूँ, आमने सामने बैठी हूँ। अब तो आपने मुझे देख लिया ना, अब तो आपने यकीन कर लिया कि मैं एक आत्मा हूँ। अब आप अपने घर में मुझे शरण देंगे। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके परिवार को कभी भी मैं विपदा में नहीं डालूंगी, ना आपके साथ में कुछ गलत हरकत करूँगी। मैं ऐसी आत्मा नहीं हूँ जैसा आप अपने मन में सोच रहे होंगे। मैं आपका कभी भी अब एक तरह से गलत करने की कोशिश कभी कर ही नहीं सकती हूँ, ना आपके परिवार के साथ में। बस इतना ही कर लीजिए कि मुझे अब अपने पास में रख लीजिए, अपने कमरे में मुझे अब जगह दे दीजिए। देखिए, इसके बाद आप पछताओगे नहीं। आपका जो काम है ना, सब कुछ आपका पूरा होता जाएगा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। कभी भी आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जो आप पढ़ाई कीजिए, जो करना है दिल लगा कीजिए, लेकिन मैं आपके कभी आड़े नहीं आऊँगी। बस इतना वादा करती हूँ। मेरी तो आवाज़ बंद हो चुकी थी उसको देख करके। बस आंखें में बार बार फड़फड़ा रहा था
कि जो मेरे सामने चल रहा है वो सत्य है या मैं ड्रीम में हूँ। मैं अपने बाहों को चिकोटी काट रहा था, तब दर्द का एहसास हुआ और तब मुझे पता लगा कि बिल्कुल मैं सही रियल टाइम में सब कुछ देख रहा हूँ। हाँ, मैं तो बस देखता ही रह गया था। इतनी खूबसूरत थी कि बस दिल कर रहा था कि अपनी बाहों में भर ले। अब ऐसी मेरी मनोदशा हो चुकी थी। लड़की मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि मैं क्या समझूं, आपने इजाज़त दे दिया, कम से कम अपने मुंह से तो एक बार हाँ बोल दीजिए। आखिरकार मैं बड़ी मुश्किल से अब हाँ बोला था, जैसे मेरी जवान चिपक गई हो, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा। मैं जोर लगा रहा हूँ और तब जाके हाँ बोल पाया। और जैसे ही हाँ बोला ना, वो लड़की एकदम प्रसन्न हो गई। अब पलंग से उठ करके अब मेरे पास आ गए, जैसे वो अपने बाहों में भरना चाहती हो। और जैसे ही आई ना पास में, मैं एकदम से शौक में आ चुका था। उसके शरीर से एक अनजानी खुशबू फूट रही थी। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं किया था। और वही पल था मैं जब तक अपने आप को संभालता और तब तक वो लड़की मेरे, अब कहूँ ना, कि मेरे शरीर से लिपट चुकी थी। आप मुझे धन्यवाद बोल रही थी। और इसके बाद मैं कई पल तक उसके साथ चिपका रहा था। मैं उस पल का कहूँ ना कि आज मैं वर्णन करूँ तो मेरे पास में शब्द नहीं है, जो उस टाइम मेरे साथ में गुजर रहा था। आखिरकार वो कहने लगी, अरे आप ऐसे चुपचाप कैसे खड़ा हो गए, चलिए आप अपना पढ़ाई कीजिए, अब मैं आपसे जो कही हूँ ना मैं आपका वही करूँगी। कभी आपकी पढ़ाई और आपके परिवार के किसी भी गलत काम में अब मैं गलत काम नहीं करूँगी। उसका कहने का मतलब ये था, हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचूंगी। फिर वो लड़की अब बाहर निकलती है दरवाज़ा खोल करके। अब मैं बस देखता रह जाता हूँ। बाहर निकलती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब मेरी दिल की धड़कन बढ़ी रहती है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाता हूँ, बस दिल धड़कता रहता है। अब मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि क्या जो मैंने अभी देखा वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन वो सत्य ही था। सही कहूँ ना तो मेरा मन घबरा रहा था। मुझे अब मन कर रहा था कि अब इस छत से नीचे उतर जाऊं और माँ के कमरे में जाऊं और माँ को सब कुछ बता दूं। लेकिन मैं अब एक पल में मैं शांत हो गया और कहने लगा, नहीं नहीं, ये बात को माँ को अभी नहीं बताना है, अभी उचित समय नहीं है। अगर मेरे ऊपर में कोई परेशानी आती है तब मैं माँ से बात करूँगा। सच कहूँ ना, उसके बाद मैं बड़े आराम से अपने बिस्तर पर आकर लेटा था और फिर रोज़ की तरह मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ चलने लगी। और मेरा परिवार वाले भी खुश थे, जैसा था वैसा ही। ना मेरे परिवार को कोई नुकसान अभी तक पहुंचा था, ना मेरे साथ में। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हफ्ता 10 दिन बीत चुका था। अब मुझे अब एग्ज़ाम देने जाना था, रेलवे का एग्ज़ाम। अब मैं जब तैयार हो रहा था ना कि मुझे सुबह की ट्रेन पकड़नी थी, तब मुझे लगा कि मेरे पास में वही सुगंध आई हुई है। और उस सुगंध को मैं पहचान चुका था कि वो सुगंध उसी लड़की के शरीर से मैं महसूस किया था कि वो मेरे आसपास में है। जब मैं अकेले हुआ कमरे के अंदर में था और जब अपने ड्रेस बदल रहा था, अब कमरे में थोड़ा सा अंधेरा भी था और लाइट भी जल रही थी। अचानक उसको मैंने देखा, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा। और फिर एक पल के बाद वो गायब हो चुकी थी। मैं अपना जो एग्ज़ाम देने जा रहा था, मैं निकल पड़ा। चलो अब देखते हैं मेरी अब एग्ज़ाम कैसा होता है। लेकिन जब एग्ज़ाम दिया ना तो वाकई में मेरे मन को बहुत तसल्ली मिली थी। मुझे लगा कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा हो चुका था। और आखिरकार मैं अपने घर लौट आया था। हाँ, कभी कभी रात को वो खुशबू मेरे ऊपर वाले कमरे में आती थी, जिसमें मैं रात को रुकता था, सोता था, पढ़ाई करता था। और वो कुछ देर के ही लिए सुगंध आती थी। हाँ, इसके बाद वो सुगंध गायब हो जाती थी। आखिरकार 6 महीना अब ऐसा हो चुका था, बीता। अब मुझे वो अब रेलवे की नौकरी मिल चुकी थी। हाँ, मैं अपना कहूँ ना कि रेलवे के काम पर जाने लगा था। अब ड्यूटी बदलती रहती थी। हाँ, मैं तो बड़ा खुश था। अब मैं एक तरह से कहूँ ना, उस लड़की को मैं धन्यवाद भी बोला था। जब रात हो चुकी थी, मैं अपने कमरे में कि तुम मेरी बात सुन रही हो ना, कोई आवाज़ नहीं आई थी। तब मैंने ऐसे ही हवा में बोला था
कि शायद तुम्हारी वजह से ही ये मेरी नौकरी मिली है। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं कहूँ ना, मेरा घर तरक्की करता चला गया। कुछ ऐसे मेरे ज़मीन थे जो मेरे पड़ोसियों ने कब्जा कर रखा था, और वो लोग जो थे ना, बड़े पहुँचे हुए लोग थे। मेरे पापा उनसे लड़ नहीं सकते थे, ना मेरे परिवार में इतनी हिम्मत थी कि उनसे कोई टकरा दे। और वो ज़मीन का जो टुकड़ा था ना, बहुत ही महंगा था, और उन लोगों ने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, छोड़ते नहीं थे। वो ज़मीन अब हमारे परिवार वालों को अपने आप दे गए, कागज़ पत्तर कि ये लीजिए, ये ज़मीन हमें सूट नहीं कर रहा है। जब से हमने ये ज़मीन लिया है ना, हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और आखिरकार कागज़ पत्तर सब कुछ दे गए थे। तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में सब कुछ मेहरबानी इस लड़की की हो रही है। लड़की कभी कभी मुझे रात के टाइम में कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब मैं तो कहूँ ना, उसे मन ही मन प्रेम करने लगा था। आखिरकार साल हुआ, अब मैं अपने कमरे में सो रहा था। 12:30 बजे के आसपास की बात थी। और तब मेरी आँख खुली बाथरूम जाने के लिए। बाथरूम से जब आया ना, तो लड़की मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी, पैर हिला रही थी जैसे फूल मस्ती में हो। जब मैंने उसको देखा तो मैं देखता रह गया। मैं उसके पास आया और तब धीरे से कहने लगी कि सूरज, आप देखो ना, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, सब कुछ वैसा हो रहा है ना। मैं आपको कोई तंग तो नहीं किया ना आपको परिवार वालों को कोई परेशानी तो नहीं किया। और तब मैं बोला, ना, आपने जो जैसा कहा वैसा ही किया, तो अपने बारे में कुछ बताओ ना। तब वो कहने लगी, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगी। मैं अब उससे कहूँ ना, बहुत इम्प्रेस हो चुका था। मेरे मन में कई सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था। मैं कहने लगा कि देखिए, मैं तो आपसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन अब कैसे करूँ मैं। अब वो एक तरह से मुस्कुराने लगी और कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ मेरे गले लग जाओ, यही तो प्यार होता है। वाकई में वो पल मेरे लिए बड़ा ही आनंददायक था जब मैंने उसको जफिया पाया था। अब मुझे महसूस भी हो रहा था कि हाँ, उसका शरीर है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो शरीर जैसे हवा हो चुका था, और जैसे मैं हवा में हाथे अब एक तरह से फैला के बैठा हुआ। अब वो लड़की मेरे बाहों में नहीं थी, जैसे वो हवा बन चुकी थी। वो अब उसकी आवाज़ पीछे से आ रही, और जब मैं मुड़ के देखा तो मेरी अब एक तरह से टेबल के पास में खड़ी थी और कहने लगी कि देखिए, बस मैं एक तरह का हवा हूँ, आप मुझे पाना चाहते हो, मैं आपको जानती हूँ, आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मैं कुछ क्षण के लिए तो आपके सामने आ सकती हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, ताकत मुझे मिली नहीं है, तो मैं क्या करूँ अब। मेरा भी दिल करता है, मेरा भी तमन्ना है कि आपके साथ में रातें गुजारूं, लेकिन ये संभव नहीं है। मैं कहने लगा, इसका उपाय क्या है। मैं तो तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, और मैं तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। सच कहूँ तो लड़की भी अब वही बात कर रही थी, लेकिन वो अपनी मजबूरी बता रही थी। कहने लगी कि तुम मुझे कैसे पाओगे, जब मेरा शरीर का एहसास ही नहीं कर पाओगे तो अब आगे बात कैसे बढ़ेगी। उसका कहना बिल्कुल सही था। मैं कहने लगा, इसका उपाय तो कोई होगा। लड़की कहने लगी कि मुझे सोचने दो, कल मैं बताऊंगी। और इसके बाद तो लड़की चली गई थी, हवा में गायब हो चुकी थी। सारी रात मैं उसी के सपने देखता रहा, और मुझे लगता था कि वो मेरे बगल में लेटी हुई है, और जैसे मैं एहसास करने की कोशिश करता ना, तो होती ही नहीं थी। अब सुबह मैं अब नींद से उठा तो मैं बहुत खुश था। मन उदास भी था कि वो मेरे पास में आती तो है, लेकिन मैं उसको छू नहीं सकता। छूता हूँ कुछ देर के लिए, अब फिर वो जैसे हवा बन जाती है। अब ऐसे शरीर का क्या फ़ायदा। मैं दिन भर अब एक तरह से उसी की अब चर्चाओं में उलझा रहा कि कैसे मैं उसको पाऊँ, क्या कर सकता हूँ, क्या वो आज मुझे जवाब देगी। मन बहुत व्याकुल था। काम में गया, लेकिन मन नहीं लग रहा था। आखिरकार मैं रात को लौटा, खाना वाना खा करके अब फिर अपने ऊपर वाले बिस्तर पर आकर के सो गया था। लड़की कब मुझे जगा रही थी मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तो मेरे बगल में बैठी थी
अब मुझे हिला कर उठा रही थी। सूरज उठो, तुमसे बात करनी है। और तब मैं उठा। मैं अपने बाहों में भरना चाहा, अब भर भी लिया, लेकिन अगले पल ही वो हवा बन चुकी थी। अब जहाँ मेरे स्टडी का चेयर था, अब वहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही, लेकिन धुंधला धुंधला, कभी बिल्कुल क्लियर नजर आती थी और कभी धुंधला हो जाती थी। अब वो कह रही थी कि देखो सूरज, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें अब छू भी सकती हूँ तो कुछ देर के लिए, और तुम भी मुझे छू सकते हो कुछ देर के लिए, अब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है मेरे पास में। तब मैंने उससे अब पूछने लगा, क्या उपाय है, बताओ, मैं उपाय जरूर पूरा करूँगा, कैसे भी करना होगा, तुम मुझे वो उपाय का तरीका बताओ। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि सूरज, तुम शादी कर लो। अब मैं उसकी बात सुनकर के अवाक हो गया कि क्या मतलब, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम कह रही शादी कर लो। मैं नहीं करने वाला, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। अब लड़की अब मुझे समझाने लगी कि सूरज, पूरी बात तो सुनो, तुम अभी चिल्लाना शुरू कर दिए, मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। तब वो जैसे रिक्वेस्ट करने लगी, अरे बात तो पूरा सुनो और तब तुम जवाब देना। मैंने कहा कि ठीक है, जो बताना है जल्दी बताओ, लेकिन ये बात भूल जाना कि मैं किसी और लड़की से शादी करूँगा। तब मुस्कुराते हुए कहने लगी कि सूरज, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम जिस लड़की से भी शादी करो, मुझे कोई वो नहीं है, जलन नहीं है। मैं तो चाह रही हूँ कि तुम शादी करो। जब तुम शादी करके ले आओगे ना अपनी पत्नी को, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास में आ गई, मैं उसके शरीर में आ जाऊंगी, तुम मुझे पा सकोगे। यही एक उपाय है। उपाय बेहतरीन लगा। हाँ, माँ भी अब जिद कर रही थी कई दिनों से कि बेटा, तेरा रिश्ता आ रहा है, अब तू हाँ बोल तो हम रिश्ता तय करें। अब मेरे मन में अब वही बात जम गई थी जो उस आत्मा लड़की ने बताया था कि शादी करना चाहिए, तब मैं उस लड़की को पा सकता हूँ। आखिरकार मैं उस लड़की को बोला कि माँ भी कह रही है। तब लड़की मन ही मन अब एक तरह से मुस्कुराने लगी, कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने बोला कि तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तब वो लड़की कहने लगी, ये बात तुम्हारे माँ के मन में मैं भरी हूँ कि बेटा तुम्हारा जवान हो गया है, अब उसकी शादी करना चाहिए। हंसने लगी। तब मैं समझ गया था कि माँ के दिमाग में भी घुस चुकी है। अब सुबह होते ही मैं माँ के पास पहुँचा। माँ चाय वाय नाश्ता देने के बाद अब फिर वही बात करने लगी, अरे सूरज बेटा, मैं कह रही हूँ ना कि रिश्ता आ रहा है, लड़की भी अच्छी है, शादी कर ले बेटा। अब देख तेरी माँ बूढ़ी हो रही है, अब मुझसे खाना वाना बनाया नहीं जाता बेटा, तू शादी कर ले। अब तब मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा कि माँ ठीक है, अब तुम जो भी करना है कर सकती हो, मेरी तरफ से हाँ है। माँ मेरी खुश हो गई थी और इसके बाद रिश्ता हमारा तय हो चुका था। उन दिनों में 80 का दशक था, तो ऐसा नहीं होता था कि लड़की आमने सामने देखा जाए। हाँ, छुप छुप करके हम जरूर अपनी पत्नी को देखा था। पत्नी भी मेरी काफ़ी खूबसूरत थी। अब इसके बाद हमारी शादी 1 महीने के अंदर ही हो चुकी थी। मैं तो बहुत खुश था। मैं अपनी पत्नी को देख कर खुश नहीं था, इसके बाद अपनी पत्नी में अपने प्रेम का ही देख रहा था। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था। मैं सब कुछ भूल चुका था अब प्रेमिका के आगे। अब मुझे लगता था कि जब भी मैं देखता था ना, बस अपनी प्रेमिका के पत्नी में झलक मिलती थी। बिल्कुल चेहरा वही नजर आता था कुछ देर के लिए, और फिर वो चेहरा बदल जाता था। लेकिन मैं जानता था, जो मेरी प्रेमिका ने कहा था कि एक हवा है, मैं कुछ पल के लिए दिखाई दूंगी और फिर नहीं भी, कुछ पल के लिए तुम महसूस कर सकते हो और फिर नहीं भी। अब एक तरह से कहूँ ना, अब जो अब मेरी पत्नी थी, मुझे बहुत प्यार हो चुका था। मैं अब एक तरह से दिलो जान से उसको चाहता था, और आखिरकार प्रेमिका भी थी साथ में और पत्नी भी साथ में। अब मेरे परिवार में ये बात किसी को पता नहीं, ना तो मैं किसी को बताया, माँ तो भी नहीं बताया। मेरी जो अब गृहस्थी चल रही थी, ऐसे ही लगातार मैं अपना काम पे जा रहा था, आता अपने पत्नी से प्यार करता। अब पत्नी को प्यार करने का मतलब अपनी प्रेमिका से प्यार करता था। यही मैं अब सुखद एहसास करता था। अब ऐसा करते हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। और सही कहूँ ना, मेरा घर
मैं तरक्की पर तरक्की कर रहे थे। जब तक वो लड़की हमारे घर में थी तो क्या हुआ, लेकिन नहीं घबराइए मत, इतना जल्दी वो जाने वाली नहीं थी। आप कहें ना कि जब मेरी पत्नी सो जाती थी, हाँ, मैं जब अब उसको देखता था, निहारता था, तब वही प्रेमिका मुझे नज़र आती थी, मुस्कुराती थी, कहती थी कि सूरज, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए हूँ, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। मैं उससे एक तरह से वादा करता था कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, हाँ, तुम कहीं मुझे छोड़ मत देना। तब वो हंस के कहती थी कि नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं सूरज। गृहस्थी हमारी चलती रही, सब कुछ अच्छा होता रहा। अब मुझे लगा कि बस ये जो आत्मा हमारे घर में आ गई है ना, कभी जाएगी नहीं। जब मैं काम पर चला जाता था ना, तो हमारे गली में, हमारे घर के सामने कुछ फकीर जैसा लोग आकर के माँ से भिक्षा मांगते थे। अब माँ पुराने ज़माने की थी, अब उनसे बातचीत भी करना शुरू कर दिया था। हर दूसरे तीसरे दिन वो लोग आ जाते थे, माँ से भिक्षा मांगते थे, और माँ पानी भी पिलाती थी, कभी कभी उनको खाना भी खिलाती थी। और तब एक दिन वो फकीर, जो बूढ़ा फकीर था, माँ को समझाने लगा कि माँ जी, मुझे तो लग रहा है आपके घर में कोई भूत का साया है, कोई आत्मा है। माँ एकदम अब फकीर बाबा के बात मान के डर गई, कहने लगी, बाबा क्या आपको सही कह रहे हो? तब फकीर बाबा बोले कि हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इस घर में कोई प्रेत का साया है, कोई प्रेतनी है, और आपके घर में काफ़ी दिन से रह रही है। अब देखिए, इसको भगाना जरूरी है, नहीं तो आपके घर का सत्यानाश कर जाएगी, सबको बीमार कर देगी, आप मौत के घाट पहुंचा सकती है। अब मेरी जो माँ थी ना, बहुत डर गई, कहने लगी, उपाय क्या है इसको भगाने का? और तब फकीर समझाने लगे कि हम आएंगे, एक विशेष पूजा करेंगे, और रात के टाइम में। तब माँ मान गई कि बाबा इसमें खर्चा क्या लगेगा। और तब बाबा बताने लगे, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, सब कुछ हमारा है, आप हमें खाना खिलाती हो, पानी पिलाती हो, भिक्षा देती हो, तो इसके बदले इतना काम तो कर ही सकते हैं। माँ को एक तरह से उन्होंने अब अच्छी तरह समझा दिया था, कन्विंस कर दिया था। हाँ, माँ मान भी गई थी कि हमारे घर में कोई आत्मा है। और एक तरह से उन फकीरों ने माँ को समझा भी दिया था कि परिवार में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये जो बात हमने बताया है ना, अपने तक सीमित रखना। वो पूजा पाठ होगा और तब भी आप कुछ भी नहीं बताइएगा, और ये सब आधी रात के अब टाइम में होगा, जब आपके परिवार के सारे सदस्य सोए हुए होंगे, किसी को भी जानकारी नहीं होगी, जो कुछ हम काम करेंगे चुपचाप करेंगे। मेरी माँ मान चुकी थी। अब मैं तो रोज़ अब सुबह ड्यूटी निकलना, शाम को हंसते खेलते आना, अपनी पत्नी के लिए कुछ मिठाई, जो भी उसके दिल की इच्छा होती थी, मैं लेके आता था, खाता पीता अपना अब एक तरह से घर में एंजॉय करता, और थका होता दिन भर का तो जल्दी नींद भी आ जाती थी, सो जाता था घोड़ा बेच करके। जब अब घर में कुछ, अब उस दिन की बात बता रहा हूँ कि जब इस घर में वो जो फकीर बाबा लोग थे आ चुके थे, और घर के आंगन में वो कुछ तंत्र मंत्र कर रहे थे। मुझे जरा भी ध्यान नहीं था, मैं एक तरह से कहूँ ना कि मैं थका हुआ था और घोड़े बेच के सो रहा था, बगल में मेरी पत्नी सो रही थी। जब लड़की की आवाज़, मेरी सहेली की, उस आत्मा की आवाज़ मेरे कानों में जब सुनाई देने लगी ना, वो चीख रही थी जैसे दर्द में हो, कह रही थी कि सूरज उठो, कब तक सोते रहोगे? सूरज, वो लोग मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, सूरज उठो, जल्दी मुझे बचाओ सूरज। आज जब मैं उठा ना, तो मुझे लगा कि वो कोई शक्ति है जो मुझे रोक रही है। तू कहाँ जा रहा है? तू आराम से सो जा, तू जा नहीं पाएगा, तुझे सोना होगा, तुझे उठना नहीं है। जैसे मुझे कोई ज़बरदस्ती सुला रहा हो, और मैं फिर अपने नींद में आ जाता हूँ, और तभी फिर मेरी प्रेमिका की आवाज़ सुनाई पड़ती, सूरज, वो लोग मुझे पकड़ लिए हैं, मुझे छुड़ा लो सूरज, मुझे छुड़ा लो सूरज, नहीं तो मैं इन लोगों के जंगल में फंस जाऊंगी, और फिर हम कभी मिल नहीं पाएंगे। वो आवाज़ मेरे कानों में दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे वो मुझे गहरे कुएं से बुला रही हो। अब मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता, और मैं कहूँ ना कि होश में था, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाता था, मैं अपनी आंख नहीं खोल पा रहा था। और आखिरकार वो आवाज़ उसकी
बंद हो चुकी थी। मैं एक गहरी नींद में फिर सो चुका था। सुबह उठा तो कुछ आंगन में अब जैसे कुछ पूजा पाठ का सामान पड़ा हुआ था। अब वहाँ पर आग भी जलाया गया था। मैं देख करके अब कुछ अजीब सा लगा तो मैंने माँ को पूछा, माँ ये आधी रात को हमारे घर में ये सब क्या हुआ था? यहाँ पूजा पाठ के कुछ सामान अब जैसे बिखरा हुआ है, क्या यहाँ रात में पूजा हुई थी? माँ मेरे हाथ पकड़ करके अब अकेले घर में ले गई और कहने लगी, देखो किसी से कहना मत। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि क्या माँ, क्या बताना चाहती हो? तब माँ कहने लगी कि माँ बताने लगी कि देख बेटा, एक फकीर बाबा आते थे, एक नहीं 2-3 कभी कभी हो जाते थे और हमें आकर बताते थे। मैं उनके लिए अब एक तरह से खाना पीना दिया करती थी, नाश्ता पानी दे देती थी और भिक्षा भी दे देती थी। अब वो कहने लगी कि हमारे घर में कोई प्रेतनी है, प्रेत का साया है, कोई आत्मा है जो हमारे घर को नुकसान पहुंचा रही है, पहुंचाने वाली है, सबको बीमार कर देगी, सबको मार देगी। मैं डर गई थी बेटा। और इसके बाद वो लोग कहने लगे कि हम निकाल देंगे, अब कोई पैसा भी नहीं लेंगे। मुझे लालच आ गया था कि सब काम मुफ्त में हो रहा है तो चलो जो भी है अब तकलीफ हमारे घर से निकल जाए। मैंने उनको इजाज़त दे दिया और इसके बाद वो लोग रात में आए थे और उन्होंने पूरा मना किया था कि किसी भी परिवार को जगाने की ज़रूरत नहीं है, ना बताने की ज़रूरत है। तो बेटा वो रात में पूजा हुआ था। अब मैं तो अंदर कमरे में थी, वो लोग क्या कर रहे थे मुझे कुछ भी पता नहीं है। आखिरकार वो लोग पूजा करके अब एक तरह से खांसे संकेत था कि सब कुछ हो चुका है। अब मैं तो कमरे के अंदर थी और इसके बाद वो लोग चले गए थे। यही तो हुआ था बेटा। अब मैं कहूँ ना कि मैं कांप गया था। वो आवाज़ मेरी प्रेमिका की जो रात को सुनाई दे रही थी कि बचाओ सूरज बचाओ, वो लोग मुझे पकड़ लिए हैं, वो लोग मुझे पकड़ लिए हैं, आप अगर नहीं बचाते हो तो मैं कभी तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। सब कुछ मेरे को सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन ऐसी कोई शक्ति थी जो मेरे शरीर को पकड़ रखा था। ज़रूर वो फकीर बाबा का कोई प्रेत होगा जो मुझे रोक के रखा था ताकि मैं अब वो अपना प्रेमिका को छुड़ा ना पाऊँ। अब मैं कहूँ ना, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं अपने पत्नी के पास आया रोते हुए। पत्नी कहने लगी, क्या बात है जी, माँ से कोई झगड़ा हो गया? मैं अब क्या बताऊँ कि मेरे साथ में क्या हुआ है। मैं कई दिनों तक उदास पड़ा रहा। मेरा घर में दिल लगता ही नहीं था और मैं चुपचाप काम पर निकल जाता, काम में मन नहीं लगता था। आखिरकार मैं अब सोचता रहा कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी। आज सही से सही बात कहूँ ना कि उस लड़की को मैं बहुत दिलो जान से चाहता था, अपनी प्रेमिका को। और जब मेरी प्रेमिका अब वो घर छोड़ के जा रही थी, चिल्ला रही थी कि सूरज बचा लो, लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति मुझे दबा के रखी थी। मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया। अगर उस टाइम में उठ जाता ना तो शायद मेरी प्रेमिका बच जाती। वो फकीर जो लोग थे ना वो तांत्रिक थे और उस आत्मा को पकड़ करके कोई काम करवाना चाहते थे। हाँ, तभी तो वो ढूंढते हुए यहाँ हमारे घर तक कई दिनों तक चक्कर लगाते रहे। हमारे घर पर आते थे जब घर में मेरी माँ रहा करती थी दोपहर के टाइम में, और फिर उनको एक तरह से माँ को विश्वास दिला दिया कि आपके घर में कोई प्रेत नहीं है। मेरी भी गलती है, मैंने माँ को कुछ नहीं बताया था। अगर मैं माँ को बता देता ना तो शायद आज ये किस्सा नहीं होता। मेरी प्रेमिका मेरे साथ में रहती सदा के लिए। तो ये सबसे बड़ी भूल मेरी थी। आज मैं इस भूल को महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सूरज जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी कोई घटना घटी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।